जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। हमने थर्मोडायनामिक्स के पार्ट 1 कंप्लीट करा है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पार्ट 2। पार्ट 2 जो है थोड़ी सी पार्ट 1 में हमारी वीडियो जो है वो लेंदी हो रही थी, इसलिए हमने पार्ट 2 हमें बनाना हमारा अनिवार्य हो गया। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में हमारे पास क्या क्या कह रहा था। हमने वहां पर कार्नोट साइकिल कंप्लीट करा था। आगे बात करते हैं हम हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। इन तीनों में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आपको अगर मैं बताता हूँ हीट इंजन की अगर हम बात करते हैं, हीट इंजन में हमेशा हम क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो होती है हीट इंजन में वो हम कैसे निकालते हैं देखना। ये हो गया आपका हीट इंजन, ये हो गया आपका सोर्स, ठीक है। ये हायर टेम्परेचर पर होता है, ये इसका लोअर टेम्परेचर पर। ये इसको हीट सप्लाई करी आपने Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया W। हीट पंप की अगर हम बात करते हैं तो हीट पंप मेरे पास क्या होता है? मेरे पास आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हीट ले जाते हो और कुछ वर्क क्या करते हो? इनपुट करते हो। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर में टी हायर हो गया, ये टी लोअर हो गया और आप इसको क्या करते हो? कुछ वर्क इनपुट करते हो, ठीक है। तो इन तीनों में देखते हैं हम अगर हम हीट इंजन की बात करते हैं तो हीट इंजन में हम निकालते हैं एफिशिएंसी। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है हमारे पास? डब्ल्यू नेट, आपका कितना नेट इसने वर्क कितना प्रोड्यूस करा और आपने इंजन को कितनी हीट सप्लाई करी, उनका रेशियो क्या होता है? आपका हीट इंजन के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हीट पंप की, हीट पंप में हम एफिशिएंसी ना निकालकर हम इसमें निकालते हैं आपकी सीओपी। सीओपी इसलिए निकालते हैं क्योंकि होता क्या है हमारे पास, सीओपी क्या होती है इस केस में हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो कभी कभार क्या हो जाती है मोस्टली, या कभी कभार हमारे पास एफिशिएंसी क्या हो जाती है 100% से ज्यादा हो जाती है। तो हम इसके लिए एक नया टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं सीओपी। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो आपका रेशियो होता है डिजायर अपॉन गिवन का, ठीक है। डिजायर यहाँ पर क्या है? आपका सीओपी में ही रेफ्रिजरेटर, अगर हम हीट पंप की बात करते हैं, हीट पंप में आपका डिजायर क्या होता है? हायर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर क्या हो गया आपका? ये। अगर हम गिवन कितना है आपका वर्क इनपुट, आपको पता है वर्क इनपुट कितना हो जाएगा यहाँ पर? अगर आप निकालते हो यहाँ से इसको, ये कितना हो जाएगा? टी हायर माइनस का टी लोअर, ये हो गया सीओपी ऑफ हीट पंप। इसमें बता देंगे हम आपको सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर अगर हम निकालते हैं, ठीक है। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है डिजायर अपॉन गिवन। रेफ्रिजरेटर में आपका रूम क्या होता है? आप क्या चाहते हो रेफ्रिजरेटर में? हमारे पास रूम क्या रहे? ज्यादा से ज्यादा क्या रहे? कूल रहे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हीट लेनी पड़ेगी। मैंने Q2 हीट ली और क्या करा? इसको Q1 हीट सप्लाई कर दी। तो मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ पर एनर्जी प्रिंसिपल लगाता हूं तो ये कितना हो जाएगा? W प्लस का Q2 दैट इज इक्वल टू Q1, ठीक है। तो W बराबर यहां से कितना आ जाएगा आपका? Q1 माइनस का Q2, ठीक है। आपको पता है ये जो होते हैं रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और हीट इंजन, ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस पर वर्क करते हैं। आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? Q1 अपॉन Q2 बराबर T हायर अपॉन T लोअर। मतलब हीट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या रहता है हमारे पास? हीट के करस्पॉन्डिंग रेशियो जो होता है वो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डिजायर क्या है? डिजायर क्या है आपका? टी लोअर। आप यही तो है डिजायर भाई, ठीक है। आपने गिवन कितना करा है इसको? W, ठीक है। तो W यहां से कितना आ जाएगा? Q1 माइनस का Q2। Q1 किसके बराबर है? TH के। तो यहां से सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है वो आपके निकल के आ गया T हायर माइनस का T लोअर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, मैंने कह दिया यहाँ पर +1 मैं यहाँ ऐड कर रहा हूं और नेक्स्ट लाइन से करते हैं। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर मैं क्या कर रहा हूं? +1 यहाँ पर ऐड कर रहा हूं और आपका +1 ही यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब मैं दोनों में +1 ऐड करूंगा तो आपका देखो, जब आप इसको एलसीएम लोगे यहाँ से टीएल कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका? टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर, ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो ये किसके बराबर है आपका? सीओपी ऑफ हीट पंप के। तो एक रिलेशन निकल कर आया है हमारे पास, सीओपी ऑफ हीट पंप दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं सीओपी ऑफ रेफ हीट पंप जो होगी, यहाँ से हम रिजल्ट निकला कि हमारे पास सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होगी, हमेशा एक से ज्यादा होगी। अगर हम सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर आपका लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं। तो आप लोग ये नोट करिए, हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। आगे स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। आगे स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ हीट। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है, अगर हम सॉलिड में बात करते हैं तो सॉलिड में मैंने एक सॉलिड लिया, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इसमें हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें जब मैं इसको हीट सप्लाई करता हूं तो ये अपना ये वाला मॉलिक्यूल जो होता है, ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, लैटिस वाइब्रेशन होता है। तो लैटिस वाइब्रेशन की वजह से इसमें क्या होती है, हमारे पास एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसमें मॉलिक्यूल जो है आपकी पोजीशन को क्या करता है, चेंज नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा आपसे, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से, इसकी वजह से, ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन, एनर्जी या हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। यहां पर आपकी पोजीशन आपकी नहीं बदलती है, किसकी, पार्टिकल की। पोजीशन ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं, नॉट चेंज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें हीट का जो होती है, कितने अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर से सप्लाई हुई, अगर हमें ये बताना है तो हम क्या लगाते हैं, फोरियर लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन ये कहता है कि हमारे पास हीट रेट जो होता है वो होता है माइनस का के ए डेल टी अपॉन डेल एक्स। डेल टी है यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस। मान लो यहाँ पर कुछ सबसे पहले ये वाली वॉल्व हीट होगी, मान लिया इसका टेम्परेचर T1 है। जब ये हीट यहाँ से फ्लो होगी तो हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि अगर आप एक्स डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, आपका कम होता जा रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, माइनस का साइन लगाया है। मतलब निगेटिव साइन क्या कर रहा है यहाँ पर, सोज दैट temperature is decreasing in positive direction of x। ये डेल्टा एक्स क्या है, आपकी स्लैब की थिकनेस। आपने इस बॉडी की थिकनेस अर्थात मोटाई जो है वो कितनी ली है, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स को बोलते हैं हम टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ताप प्रवणता, क्या बोलते हैं इसको, ताप प्रवणता, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, इसी प्रकार हम कन्वेक्शन की अगर हम बात करते हैं, कन्वेक्शन जो होता है ये आपका किसके अंदर होता है भाई, लिक्विड और गैसेस के अंदर क्या होता है, हमारा कन्वेक्शन होता है, ठीक है। कन्वेक्शन में अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट मैंने क्या करा है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ठीक है, ये बर्न हो रही है। जब आप इस कैंडल को जलाओगे तो होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास इसके पास क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे एयर के, और कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, इसके ऊपर होंगे, ठीक है। जो सबसे पहले कौन से पार्टिकल हीट होंगे, जो इसके पास हैं। वो पार्टिकल क्या होते हैं, जब अपनी हीट ले लेते हैं तो ये हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने की वजह से कहाँ चले जाते हैं, ऊपर। और ऊपर वाला पार्टिकल क्या होता है, नीचे आने लगता है हीट गेन करने के लिए। इसी प्रकार हमारा पूरा रूम का क्या होता है, टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। यानी कि हमारे पास कन्वेक्शन में अगर हम बात करते हैं, हीट का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है भाई, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से होता है, डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। या मैं बोल सकता हूं यहां पर देखो, आपके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। यहां पर पार्टिकल को पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल टेक प्लेस, ठीक है। इसके अंदर अगर हम अमाउंट ऑफ हीट की बात करते हैं, कितना हीट हमारे पास कन्वेक्शन के थ्रू हमारे पास ट्रांसफर होता है, तो उसे हम लिखते हैं Q बराबर एच ए टी सरफेस माइनस का टी इन्फिनिटी। ये क्या होता है भाई, हमारे पास
एच क्या है यहाँ पर, एक नया टर्म है। एच होता है आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। कौन सा कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है। ए कौन सा एरिया है, ए एरिया है एरिया एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो एरिया आ रहा है, टी है बॉडी का टेम्परेचर, ये इन्फिनिटिव टेम्परेचर ये डिनोट करता है आपके किसको, सराउंडिंग टेम्परेचर को, या वातावरण के जो आपका तापमान है उसको डिनोट करता है। अगर हम बात करते हैं विकिरण की, विकिरण जो होता है, रेडिएशन जो होता है, इसके मोशन के लिए हमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं सन से आपकी जो एनर्जी आ रही है, हीट जो आ रही है, वो अर्थ पर आ रही है, अर्थ पर। ये जो आ रही है वो किन वेव के थ्रू आ रही है, आपको पता है ये कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनके ट्रांसमिशन के लिए आपको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया आपका रेडिएशन। रेडिएशन में अगर हम बात करते हैं कि आपको कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आपके कितने लिबरेट होगी, तो वो होता है आपका सिग्मा ए T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ये होता है सिग्मा। यहां पर आपको हमने बताया है सिग्मा क्या है, यहां पर आपका स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है। तो हमारे पास ये है, हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन करिए जल्दी से। आगे स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं हम थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब हमारे पास जो हमने वहां पर लिखा था Q बराबर के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, हमने यहाँ पर ये लिखा था फोरियर लॉ से क्या लिखा था, आप माइनस साइन को भूल जाइए, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, यही तो लिखा था आपने हीट रेट। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, सपोज दैट मेरे पास एक स्लैब ये है, ठीक है, एक स्लैब मेरे पास ये है, इनको मैंने कैसे कॉम्बिनेशन जोड़ा है, पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है। इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक एनालॉगी सिखाता हूं, आप उसे समझिए पहले। एनालॉगी होती क्या है, आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारे पास क्या होती है, हीट का फ्लो होता है। अगर हम रेजिस्टेंस में बात करते हैं तो ये किसकी वजह से फ्लो होता है, वोल्टेज डिफरेंस की वजह से। यहां पर जो फ्लो होता है वो आपका क्या होता है, करंट फ्लो होता है। यहां पर आपका फ्लो क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। ठीक है। यहां पर रेजिस्टेंस जो होता है ये कितना होता है, लिखता हो आप V बराबर I इंटू आर। आर क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं ये क्या हो जाएगा, आप इसको कंपेयर करिए, आप यहां से लाइए Q डॉट दैट इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। ठीक है। डेल्टा एक्स में यहां पर मान ले रहा हूं L लेंथ है इसकी, कितनी लेंथ है, L। कितनी लेंथ है इसकी, L। इसकी पूरी लेंथ क्या मान ले रहा हूं मैं, L। ठीक है। तो हमारे पास जो है, अगर मैं यहां से निकालता हूं आपके Q बराबर, यहां पर ये V किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आप बताओ, I किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, Q के, और V किसके इक्विवेलेंट होगा आपका, डेल्टा टी के। तो ये आ जाएगा आपका थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस। थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया भाई आपका, डेल्टा टी अपॉन क्यू नॉट के। तो यहां से अगर आप डेल्टा टी अपॉन क्यू नॉट निकालते हो तो ये कितना आ जाएगा आपका, क्यू नॉट अपॉन डेल्टा टी। ये क्या आ जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस, कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। ये किसका निकल कर आ जाएगा आपका, कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस की। अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो हम आर इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं भाई, कैसे लिखते हैं, R1 प्लस का R2।
ठीक है। आर बराबर क्या है, एल अपॉन के ए। आप देख रहे हो क्रॉस सेक्शन जो है वो सभी का क्या है, यहाँ पर समान है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट जो है, मैंने इसकी लेंथ मान ली, कितनी हो जाएगी आपकी लेंथ, कितनी हो जाएगी, L1 प्लस का L2 लेंथ हो जाएगी, K इंटू ए। थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, K इक्विवेलेंट हमें निकालनी है, ठीक है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया सभी का एक है। R1 की अगर मैं पहले वाले की बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, L1 अपॉन K1A। ये कितना हो जाएगा आपका, L2 अपॉन K2 इंटू ए, ठीक है। तो यहां से आपका आप देख रहे हो ए कट जाएगा आपका, कॉमन लोगे तो, ठीक है। तो यहां से के L1 प्लस का L2 अपॉन के इक्विवेलेंट, ये कितने के बराबर आ जाएगा आपका, L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। तो यहां से के इक्विवेलेंट आपका निकल कर आया L1 प्लस का L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। ये आपकी थर्मल कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकल कर आई किसमें कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, मैं इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ना लेकर मैंने क्या कह दिया, मेरे पास जो स्लैब है वो कैसे जुड़े हुए हैं भाई, आपके पैरेलल, ठीक है। इनके क्रॉस सेक्शन इस टाइम क्या है, मैंने कहा है अलग अलग है, ठीक है। तो इनकी लेंथ क्या है, यहाँ पर इस बार समान है। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैसे निकालते हैं भाई, कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2, ठीक है। आपको पता है आर इक्विवेलेंट क्या होता है, L अपॉन के ए। अब यहाँ पर लेंथ जो है पूरी स्लैब की वो कितनी है, L, तो यहाँ पर L आ जाएगा, के इक्विवेलेंट इंटू ए। एरिया कितना हो जाएगा भाई इसका, A1 प्लस का A2। यहाँ पर इतनी बात ध्यान देनी, ठीक है। अब बात करते हैं पहले वाले के लिए अगर हम बात करते हैं, आर क्या हो जाएगा, L अपॉन K1 इंटू ए, ठीक है। और बात करते हैं सेकंड वाले की, ये कितना हो जाएगा, L अपॉन K2 इंटू A2, ठीक है। अगर यहाँ पर एरिया मैंने यहाँ पर अगर मैं A1 और A2 बराबर ले लेता तो यहाँ पर ये देखो आप L कट जाएगा पहले, ठीक है। अगर हमारे पास K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, जरा बताओ, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाय A1 प्लस का A2। ये आपकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकल कर आई है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर आपका A1 और A2 आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से K इक्विवेलेंट कितना निकल कर आ जाएगा आपका, K1 प्लस K2 अपॉन का 2। कंडीशन क्या है आपके, A1 और A2 आपस की क्रॉस सेक्शन एरिया जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपके आपस में बराबर होने चाहिए। तो आप लोग इतना नोट डाउन करिए। आगे स्टार्ट करते हैं हम। ये कह रहा है कि हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इससे पहले मैंने रेडिएशन से, तो ये कह रहा है ऑल बॉडी एमिट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। हमारी बॉडी हो गई या आपकी, क्या हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो गई, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या करती है, हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पर भी रेडिएशन को क्या करती है, एनर्जी को क्या करती है, एमिट करती है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है अ ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्सॉर्ब ऑल रेडिएशन ऑन इट एट एवरी वेवलेंथ। मतलब ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो हमारे पास क्या अपने ऊपर गिरने वाले सारे प्रकाश को या सारी वेवलेंथ को या सारी किसी भी वेवलेंथ की एनर्जी को क्या कर ले, एब्सॉर्ब कर ले, वो क्या होती है हमारे पास, ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इमिसिव पावर की। ठीक है, अगर हम इमिसिव पावर की बात करते हैं, इमिसिव पावर की बात करते हैं तो इमिसिव पावर को हम शो करते हैं ई से। किससे शो करते हैं, ई से। ई क्या होती है हमारे पास, इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी to the ratio of emissive power of a black body।
मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास, आपको पता है जो बॉडी, ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर, गुड एमिटर। जो जितनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा वो उतनी ही एनर्जी को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो इमिसिव पावर हमारे पास क्या होती है, किसी भी बॉडी की इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। अगर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर की, एब्जॉर्प्टिव पावर को हम शो करते हैं ए से, ठीक है। ये होती है हमारे पास एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ बॉडी या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी टू द रेशियो ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। मतलब उस वो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है कि आप उस पर कितनी एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हो और वो बॉडी कितनी इसको एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर हम ब्लैक बॉडी के लिए बात करते हैं, ब्लैक बॉडी के लिए हमारे पास एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होती है, 1। क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करते हैं तो ये क्या होती है, हमारे पास सारी इंसिडेंट को क्या कर लेती है, सारी एनर्जी को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसलिए हमारे पास ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है वो कितनी होती है, 1। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, यहाँ रेडिएशन से रिलेटेड है, यहाँ पर वो वाला नहीं है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाला नहीं है। अगर हम बात करते हैं किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ क्या कहता है, एट अ गिवन वेवलेंथ द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो इज इक्वल टू the emissive power of a black body at same wavelength। कितने वेवलेंथ पर, सेम वेवलेंथ पर हमारे पास ये क्या होता है, ये कहता है हमारे पास किरचॉफ लॉ, ठीक है। तो आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, आई थिंक जल्दी से नोट डाउन करिए प्लीज। आगे स्टार्ट करते हैं हम स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है, स्टीफन्स लॉ ये कहता है कि हमारे पास इमिसिव पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो होती है किसी भी बॉडी से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 4 की। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट ऐड करूंगा, जिसका मैंने बोला है इसका स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा ए, यहाँ पर एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये कितना हो जाएगा आपकी टेम्परेचर की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी ये निकल कर आया है सिग्मा, सिग्मा को बोलते हैं हम स्टीफन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है। स्टीफन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी 5.68 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। आप सेकंड बात करते हैं अगर हम विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ की, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है एक ब्लैक बॉडी के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ का जो टेम्परेचर होता है, वो जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो टेम्परेचर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, अगर मैंने यहाँ पर लैम्डा मैक्स ले लिया तो टेम्परेचर जो होगा वो इसका क्या होता जाएगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर मैं लिखता हूँ लैम्डा मैक्स इंटू टी दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसे हमने लिखा है बी, वो होता है बी विन कॉन्स्टेंट के बराबर, जिसका मान कितना होता है आपका 2.9 इंटू 10 की पावर -3, ये हो गया मीटर केल्विन में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की अगर हम बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता क्या है, सबसे पहले समझो, अगर हम बात करते हैं पीटी डायग्राम की, किस पर, पीटी डायग्राम पर अगर हम ड्रॉ करते हैं, पीटी डायग्राम पर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये मेरे पास कुछ ऐसे करके देखो, पहले ये होता है हमारे पास
फ्यूजन लाइन, ये होती है आपकी वेपराइजेशन लाइन, ठीक है, ये होती है आपकी सब्लिमेशन लाइन, ठीक है, जिसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ये आपका हो गया सॉलिड, ये हो गया आपका लिक्विड, ये हो गया आपका वेपर। जब आप सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाते हो तो मेरे पास उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो मेरे पास क्या हो गया, मेल्टिंग। अगर हम बात करते हैं लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं तो ये होगा वेपराइजेशन का। जहां पर हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ये होता है टेम्परेचर जो होता है वाटर के लिए, ये होता है हमारे पास 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं 273.16 केल्विन, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ करा है वाटर के लिए, ठीक है, पीटी डायग्राम। पीटी डायग्राम की अगर हम बात करते हैं, ओनली पीटी डायग्राम के लिए, ओनली वाटर के लिए हमारे पास स्लोप ऑफ dp बाय dt क्या होता है, निगेटिव होता है। और अगर हम और अदर लिक्विड के लिए बात करते हैं तो ये क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आगे, आप लोग जल्दी से इतना नोट डाउन करिए प्लीज। आगे हम बात करते हैं, मैंने कुछ वाटर का एनालॉगस बिहेवियर जो है वो शो करा है। अगर हम वाटर के लिए अगर मैं ड्रॉ करता हूं दो डायग्राम, एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं आपकी डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में, एक मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। होता क्या है, आपकी डेंसिटी जो होती है वो आपकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है वाटर के लिए कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। किसके लिए, वाटर के लिए, जो कितनी होती है आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम का ग्राफ कुछ मेरे ऐसे करके आता है। यहाँ पर देख रहे हो, जब आपकी 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपकी डेंसिटी बढ़ रही है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, आपका घट रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। दिस इज, इसी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब हमारे पास जो है डेंसिटी तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे पास बढ़ रही है, पर हमारे पास वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। इसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन की, अगर हम बात कर लेते हैं एक्सपेंशन की, कौन से एक्सपेंशन की, थर्मल एक्सपेंशन की, ठीक है। सपोज दैट जैसे मेरे पास कोई एक बॉडी है जिसकी लेंथ है L, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो मेरे पास, मैंने माना इसकी कितनी लेंथ पड़ जाती है, डेल्टा L। तो डेल्टा L जो है वो हमारे पास किसके, L जो है आपकी ओरिजिनल लेंथ है, और डेल्टा L क्या है, एक्सपेंशन के ड्यूरेशन जो आपकी लेंथ इंक्रीज हुई है। आपकी लेंथ उतनी तो भाई, आपकी जितनी ज्यादा लेंथ होगी आपकी उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, डेल्टा एल होगी। या आप इसको ऐसे कर लिख सकते हो, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं डेल्टा एल आपका तब ज्यादा होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करोगे, ठीक है। तो इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एल इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, ठीक है। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाऊंगा तो एक अल्फा, जिसे हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं अल्फा को, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसी प्रकार अगर हम एरिया के एक्सपेंशन की बात करते हैं, एरिया के एक्सपेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास लेंथ ये है, मैंने ब्रेथ मान ली इसकी b, ठीक है। तो हमारे पास सिमिलरली, ये यहाँ सिमिलरली लिख रहा हूं, हमारे पास डेल्टा ए जो निकल कर आता है आपका, वो कितना आता है यहाँ पर, ए बीटा डेल्टा
टी। डेल्टा ए आपका है आपकी चेंज इन एरिया, जितना एरिया में कितना चेंज हुआ। ए क्या है यहाँ पर आपका ओरिजिनल, और बीटा यहाँ पर क्या है आपका, बीटा आपका कौन सा है, बीटा को हम बोलते हैं आपका क्या, एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसे, एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसी प्रकार हम वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं भाई, गामा डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा आपका, क्यूबिकल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, अगर हम एक क्यूब के लिए बात करते हैं तो इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है जिसे हम बोलते हैं अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, दैट इज इक्वल टू 1:2:3। तो आप लोग इतना नोट डाउन करिए जल्दी से। ठीक है, अब हम थोड़ी सी देर बाद अब हम क्या करने वाले हैं, 15 से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप लोग उन्हें जरूर लिखिएगा, नोट डाउन जरूर करिएगा। आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम कुछ की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, पहला मैंने लिखा है आपका, यूनिवर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने क्या करा है कि हमारे पास यूनिवर्स को क्या माना है, एक आइसोलेटेड सिस्टम माना। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी हो गई भाई आपकी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन्हें किसके अंदर कैटेगराइज करा गया है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर इन्हें कैटेगराइज करा गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, कंडीशन ऑफ आइडियल गैस की। आइडियल गैस के लिए हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, लो डेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, लो हमारे पास प्रेशर होना चाहिए, और हाई जो है टेम्परेचर होना चाहिए। ये क्या है आपकी कंडीशन है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, एक हम बात कर लेते हैं यहीं पर, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस में क्या डिफरेंस होता है। आइडियल गैस की अगर हम बात करते हैं तो आइडियल गैस में भी हमारे पास पीवी बराबर एमआरटी फॉलो होता है। ठीक है, परफेक्ट गैस में भी हमारे पास पीवी बराबर एमआरटी फॉलो होता है। पर अगर हम यहाँ पर सी टेम्परेचर का यहाँ पर सीपी और सीवी पर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपके सीपी और सीवी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, या मैं कह सकता हूँ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर परफेक्ट गैस की अगर हम बात करते हैं तो इस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है सीपी और सीवी पर। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि ऑल द एटमॉस्फेरिक गैसेस कंसीडर एज आइडियल गैस। आपकी कोई भी एटमॉस्फेरिक गैस होगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, ये सब जो है आपका एयर, ये सब क्या है आपकी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकते हो। 6 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, 6 पॉइंट ये कह रहा है आपका, वाटर वेपर विल ऑलवेज कंसीडर एज ideal gas, but steam should not be considered as ideal gas unless mention। जब तक आपका मेंशन नहीं करा जाएगा तब तक हम स्टीम को आइडियल गैस नहीं मान सकते। ठीक है, और हम वाटर वेपर को क्या करेंगे, हम आइडियल गैस मान सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने पहले 2 पॉइंट्स आई थिंक उतार लिए होंगे, तो हम इनको रिमूव कर देते हैं।
आगे बात करते हैं सेवंथ पॉइंट की। सेवंथ पॉइंट ये कह रहा है हमसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, एक नया टर्म निकाला है हमने, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं जेड। जेड बराबर होता है आपका पीवी अपॉन आरटी। ठीक है, ये क्या होता है जेड? वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एनी गैस to the volume occupied by आइडियल गैस। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है हमारे पास आइडियल गैस के लिए ये कितना होता है? 1। ठीक है, अगर हम रियल गैस की बात करते हैं, रियल गैस के लिए हमारे पास लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और जेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, मैंने लिखा है कि हमारे पास एरिया अंडर टीएस डायग्राम, टेम्परेचर और एंट्रोपी का जो डायग्राम होगा उसके अंदर का जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। आप लोग जल्दी से नीचे का भी नोट डाउन करिए जल्दी से। आगे बात करते हैं, मैंने लिखा है कि हमारे पास स्लोप जो है कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऑन टीएस डायग्राम more than slope of constant pressure line। हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास टीएस डायग्राम है, टीएस डायग्राम में मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमारे पास स्लोप किसका ज्यादा होगा? स्लोप ज्यादा होगा हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का, और प्रेशर वाले का हमारे पास क्या रहता है? कम रहता है। किसके रेस्पेक्ट में? कांस्टेंट प्रेशर लाइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन पॉइंट्स नंबर 10 की। ये कह रहा है कि हमारे पास वर्क जो डन होता है बाय अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब हमारे पास क्या होता है? वर्क डन जो होता है, मैंने ए गैस ले ली, ये बी गैस ले ली, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा? बी का, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा? आपका ए का। ठीक है, 11th पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, 11th पॉइंट के लिए मैंने लिखा है कि यहाँ पर फॉर मोनो एटॉमिक गैस Cp, Cv and gamma not change with respect to टेम्परेचर। टेम्परेचर का आपके मोनो एटॉमिक गैस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपका गामा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बट मैं अगर मैं फॉर नॉन मोनो एटॉमिक गैस की बात करता हूं तो इसमें आपके Cp और Cv तो बढ़ते हैं आपके टेम्परेचर के बढ़ाने पर हम बात करते हैं गामा विल डिक्रीज। गामा क्या हो जाता है? हमारे पास कम हो जाता है। आपको पता है गामा बराबर Cp अपॉन Cv। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ने पर ये दोनों तो बढ़ रहे हैं, पर मेरे पास Cv क्या है? ज्यादा मोर रैपिडली बढ़ रहा है, इसलिए मेरे पास गामा क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। ठीक है, तो 7-8 पॉइंट आप लोगों ने आई थिंक जल्दी से निकले होंगे, जल्दी से लिखिए प्लीज। बात करते हैं 12th नंबर पॉइंट की। 12 पॉइंट ये कह रहा है
for liquid, solid and liquid, Cp is nearly equal to Cv and there is no work done. ऐसा क्यों है? अगर हम बात करते हैं वर्क डन की, वर्क डन क्या होता है, मैं अगर इसके अंदर एक कंटेनर है, इसके अंदर मैं भाई पानी ले रहा हूं या सॉलिड ले रहा हूं, ये अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं कह सकता हूं यहां से वर्क डन क्या होगा मेरे पास, 0। आगे बात करते हैं, मैंने आपके कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेस लिखे थे। इरिवर्सिबल प्रोसेस मैंने आपको बताया था, आपको क्या होता था, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसके मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं जो बार बार पूछे जाते हैं आपके। एक होता है आपका फ्री एक्सपेंशन, एक होता है आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं, ये दोनों आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अगर हम फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं, फ्री एक्सपेंशन में आपका जो W होता है, वर्क जो होता है वो क्या होता है, 0। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में आपकी एंथैल्पी क्या होती है, आपकी कांस्टेंट होती है। कैसी होती है भाई, कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 14 नंबर पॉइंट की, 14 पॉइंट्स हमारे पास ये कह रहा है, मैंने कहा है कि आपसे इफ वी वांट टू चेक इंजन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, अगर हम इंजन को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेक करना चाह रहे हैं, देन वी यूज क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्या यूज करते हैं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी का हम यूज करते हैं। मतलब अगर आप के रिजर्वायर जो है, यहाँ पर मैं कह रहा हूं यहाँ पर 2 रिजर्वायर हैं आपके मोर देन 2 रिजर्वायर होंगे, तो आप किसका यूज करोगे, आपको क्लॉसियस इनइक्वालिटी का। आपको पता है कि आपका अगर डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका इम्पॉसिबल। ठीक है, ठीक। अगर हम बात करते हैं आपका डेल क्यू बाई टी लेस देन 0 है, तो ये कैसा है मेरे पास, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 15th नंबर पॉइंट की। रिवर्सिबल के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, डेल क्यू बाई टी हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। ये इम्पॉसिबल हो गया आपका इरिवर्सिबल, ये हो गया रिवर्सिबल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, मैंने क्या कहा है कि मेरे पास एक इंजन है, यहाँ पर मोर देन 1 इंजन है। एक इंजन ये रहा भाई, और एक इंजन मेरे पास ये रहा। इसका टेम्परेचर है T2, ये T1, ये T3। ठीक है, अगर हमारे पास इन दोनों इंजन की एफिशिएंसी सेम है, क्या है हमारे पास, एफिशिएंसी क्या है, सेम, बोथ इंजन की, तो हमारे पास मिड वाला अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है किसका, T1 और T3 का। ठीक है, अगर हमने ये कह दिया कि हमारे पास ये दोनों जो इंजन है, इन दोनों से जो इंजन से वर्क आउटपुट आ रहा है वो क्या है, सेम, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो मिड वाला टेम्परेचर निकालते हैं वो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इन दोनों को जोड़कर क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर 15 जो पॉइंट है वो आपके कवर अप करे हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।